Ability to simplify means eliminate the unnecessary, so necessary may speak. अगर कोई भी फील्ड में, कोई भी बिजनेस में, आपके कोई भी वर्क में, अगर आपको ये पता है कि क्या अननेसेसरी है, किसकी जरूरत नहीं है, काम में अगर हमें ये पता है कि क्या नहीं करना है, तो जो करना होता है वो एकदम आसान हो जाता है। स्टॉक मार्केट भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि एनुअल रिपोर्ट आया 500 पेज का है, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर पूरा पढ़े जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो इसी तरीके से बाकी सभी चीजों को अगर समझने में, नेसेसरी अननेसेसरी में अगर डिफरेंस समझ में आ जाए तो एक सिंपल हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट को इसी तरह से सिंपली से अंडरस्टैंडिंग जहां से मिला है वो प्रॉफिट फ्रॉम इट कंपनी ओनर पीयूष पटेल सर, इस साल आईएफए इंडिया के द्वारा अवार्ड दिया गया बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईएफए ने इस साल अवार्ड दिया है, कंपनी तो पहले से बेस्ट है। क्यों बेस्ट? ये सिंपलिसिटी की वजह से। ये सिंपल, सरल और इतना नॉन कॉम्प्लिकेटेड लर्निंग होता है कि एक नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला पर्सन है वो भी उनको एक आसानी से उसको समझ सकता है। तो इस प्रॉफिट फ्रॉम इट के द्वारा आयोजित H1 रिजल्ट एनालिसिस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया, डिसिपल ऑफ माय मास्टर मिस्टर पीयूष पटेल सर को तत्त वंदन करके आज के एक नए एपिसोड में, नए प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक फिगर्स में देखो तो 46 करोड़ कस्टमर्स। डिपॉजिट में अगर शेयर देखो तो 23% का शेयर, एडवांस में 20% का शेयर, 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस, 72,000 के आसपास बैंकिंग आउटलेट्स, पीओएस में 13% का शेयर, अदर अल्टरनेटिव चैनल से ट्रांजैक्शंस में 93% का शेयर, डेबिट कार्ड में 30% का शेयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट जो एक रिस्क था, 16 करोड़ अकाउंट खोले गए और वहां से आज उनको रिवार्ड भी मिल रहा है। 2.5 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शंस वहां से आ रहा है। 63,000 के आसपास एटीएम फाइनेंशियल इंक्लूजन में से अगर बीसी चैनल को देखे तो 59 करोड़ के आसपास है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, मार्केट शेयर के हिसाब से बेस्ट बैंक ऑफ द इंडिया अवार्ड गोज टू एसबीआई, राइट। तो एसबीआई है, बहुत सारी अलग अलग नॉन सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर्स है। इनमें से अगर जाना माना देखो तो लिस्टेड कंपनी में देखते हैं एसबीआई कार्ड है, दूसरा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इस तरह की कंपनियां हैं कि गवर्नमेंट कंपनी होने के बावजूद प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देती, राइट। गवर्नमेंट बैंकिंग का, गवर्नमेंट जो भी कंपनियां होते हैं उनका काम ज्यादातर सर्विसेज पर फोकस होता है। प्राइवेट बैंकिंग या तो प्राइवेट कंपनियां होता है उनका ज्यादा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। फिर भी ये ऐसी कंपनियां निकल कर आ रही है कि जो प्राइवेट बैंक को भी, प्राइवेट कंपनियों को भी अपने कॉम्पिटिटर को टक्कर दे रही है। तो ये एक लीडर की क्वालिटी है। बाकी सभी बहुत सारी अलग अलग सब्सिडरी, एसबीआई फाउंडेशन, इंफ्रा मैनेजमेंट, जियो पेमेंट बैंक, एसबीआई पेमेंट बैंक, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, मैक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, इस तरह से अलग अलग बहुत सारी कंपनियां। मतलब ये एसबीआई बैंक सिर्फ बैंक नहीं है अभी, ये पूरे का पूरा एसबीआई ग्रुप हो गया है। तो पीएसयू बैंक में देखो तो अभी 13 कंपनियां हैं, 77 लाख करोड़ के आसपास उनको मार्केट कैप मिल रहा है, 9 लाख करोड़ के आसपास सेल्स है, 35,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिटेबिलिटी इस साल में दिख रही है। अगर अगले साल या उससे पहले साल देखा होता तो टोटल बैंक को मिला के भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं था, लॉस होता। सेल्स तो ठीक है, मार्केट के भी इतना नहीं होता क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो मार्केट के अभी भी जब ये प्रॉफिट करना शुरू किया है तभी भी 9 लाख करोड़ के सेल्स के सामने मार्केट के भी इतना नहीं मिल रहा है। जनरली हम बाकी कंपनियों में, बाकी अच्छी इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि जहाँ सेल्स को प्रीमियम मिलता है, मार्केट कैप ज्यादा मिलता है, इन्वेस्टरों का भरोसा दिखता है, यहाँ पर इतना नहीं। क्यों नहीं है? कि पहले बहुत सारी बैंक्स थी, बहुत सारी बैंक को 17-18 के आसपास हमने देखा थी कि मर्जर किया गया। कुछ बैंक को एसबीआई में डाला, किसी बैंक को बीओबी में डाला, अलग अलग करके उनको कंसोलिडेट किया ताकि उनका मैनेजमेंट सही तरीके से सके। बाकी कुछ आरबीआई की पॉलिसी जाए, गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, वो सभी वजह से अगर आज देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक अप ट्रेंड दिखा है, राइट। तो सेल्स तो ऐसा ही बढ़े, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा हम इन्वेस्टरों का भरोसा देखते हैं। मार्केट शेयर में देखो तो मार्केट कैप में एसबीआई 60% या 58%,
4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ एसबीआई अकेले को मिलता है, बाकी 12 कंपनियों को 40% मिल रहा है। क्लियर कट लीडरशिप यहाँ पर हमें दिखती है। सेल्स में 4 लाख करोड़ के आसपास है, 41% का मार्केट शेयर, लेकिन बाकी सभी कंपनियों 16% है। सेल्स में 40% मिल रहा है, लेकिन मार्केट कैप उनको 16% मिल रहा है। बाकी कंपनियों को देखो तो सेल्स 16% कर रही है, लेकिन मार्केट कैप उनको 40% मिल रहा है। मतलब यहाँ पर एक ही बैंक है एसबीआई कि जिनको प्रीमियम मिल रहा है, जहां पर इन्वेस्टरों का थोड़ा इंटरेस्ट है, बाकी कंपनियों में नहीं है। क्यों नहीं है वो हमें आगे पता चलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में देखो तो इस साल हमें देखती है कि सभी कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ गई है, सेंट्रल बैंक और पीएसपी को छोड़ के। एक एसबीआई है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, राइट। ये सभी कंपनियां पिछले 4-5 सालों में अगर देखो तो मोस्ट ऑफ द कंपनियां लॉस करती थी। अभी कुछ इंप्रूवमेंट दिखा है नेट प्रॉफिट मार्जिन। कभी अभी तक सभी बैंक लॉस करती थी, अभी अभी प्रॉफिटेबिलिटी में आई है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। और वैसे भी इस तरह की जो गवर्नमेंट बैंक हमने आगे बात किया, उनका फोकस मेनली सर्विसेज पर है, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इतना नहीं होगा। 2 बैंक अभी भी लॉस कर रही है, बाकी सभी बैंकों का देख दो 4% के आसपास, इसमें एसबीआई का 6% कंपेरेटिवली बाकी सभी बैंकों में अच्छा है। ग्रोस एनपीए सभी जो इश्यूज हुआ, लॉस हुआ, वो सभी बीच में एक ऐसा समय था कि सभी बैंकों के, स्पेशली गवर्नमेंट बैंकों का एनपीए बहुत बढ़ गए थे, राइट। एसबीआई बैंक का भी बढ़ा था, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते होते अभी 5% पर आ गए। बाकी बैंकों का हम देख रहे हैं कि अभी भी एनपीए ज्यादा है, 10%, 14%, 17%, ये कम होते होते आया है। इनसे तो पहले और ज्यादा था, और इसी वजह से हमने देखा कि आईडीबीआई बैंक 28% एनपीए कि जो अभी गवर्नमेंट से निकलकर एलआईसी को टेक ओवर करना पड़ा और प्राइवेट बैंक में गई, राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी इस साल से शुरू हुई है, रिटर्न ऑन इक्विटी होना तो डाउटफुल है। इतना रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे समय जाएगा, जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट बैंकिंग में इंप्रूव देखते हैं, जिस तरह से वहां देखते हैं कि यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी, सो एनपीए में कमी आ रही है, तो यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन इक्विटी में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि एक पूरा जो गवर्नमेंट बैंकिंग का जो अंडर परफॉर्मिंग, लॉस मेकिंग जो सेक्टर था, वहां से कुछ रिवाइवल दिख रहा है। कुछ बैंकों ने अभी से अच्छे परफॉर्म करना शुरू किए, कुछ बैंक करेगी, इस तरह से दिखता है। तो इसमें सबसे क्लियर लीडर एसबीआई है। तो एसबीआई का बिहेवियर कैसा है वो देख लेते। एसबीआई जो सेल्स 2000 में 30,000 करोड़ का था, वो भी ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। और सीएजीआर के हिसाब से देखो तो 14% सीएजीआर से उन्होंने ग्रो किया है। प्रॉफिट में भी 14% से ग्रो किया है कि जो 1600 करोड़ का प्रॉफिट था वो आज 22,000 करोड़ पे आ गया। यहाँ पर देखना है कि पहले प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छी थी, यहाँ पर एक गैप आया है कि जहां पर एक एकदम डीप आया और एक बार कंपनी ने लॉस भी किया और फिर से रिकवर हो गया। ये वही साल है जैसे आगे देखा कि इसी साल था कि जो गवर्नमेंट बैंकिंग के लिए क्रुशियल था, एनपीए बहुत ज्यादा बढ़े थे, तो इसी वजह इनकी इफेक्ट डायरेक्ट प्रोविजनिंग पर आएगी, इसकी वजह से डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट आएगी। तो लेकिन जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ, जैसे ही उसमें कुछ इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा सिग्नल मिलना शुरू हुआ, सबसे पहले कौन दौड़ेगा? सबसे पहले वही दौड़ेगा जो लीडर होगा। लीडर्स आर लीडर्स, लेगर्स आर लेगर्स। और आया भी तो कैसे आया, जैसे है ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, जैसे रिकवर हुआ लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट के साथ आया। 2 साल लगातार लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट दिया है। यही एक क्वालिटी होती है लीडर की, कि जब इंडस्ट्री पर प्रेशर है तो सब पर प्रेशर आएगा, लेकिन सबसे कम प्रेशर कहां पर आएगा? जो लीडर होगा। और सब थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो सबसे पहले कौन भागेगा? वो लीडर है। तो डायरेक्टली हमें दिखेगा कि जैसे प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट दिखा है, तो बाकी चीजों में, प्राइस एक्शन में भी मूवमेंट दिखेगा ही। नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले 10-11% के आसपास थे, पिछले कुछ 8-10 सालों में देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है एनपीए की वजह से। और एक बार ऐसा हुआ कि लॉस आया, माइनस में गया मार्जिन और फिर से रिकवर हो गया। अभी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आया, फिर भी अभी मार्जिन इतना इंप्रूव नहीं हुआ। जैसे बाकी चीजें इंप्रूव होगी, मार्जिन इंप्रूव होगा, तो हम यहाँ ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। एनपीए तो पहले 3-4% के आसपास था, वो एकदम बढ़ के 11% हो गया। और देखो किस तरह से ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आया है कि 11% का 3 सालों में 5% जितना आ गया, और वो इस अभी भी कम हो रहा है। तो एक इस तरह से एक पूरे बैंक ने, मैनेजमेंट ने एनपीए को, बैंक को
अच्छी तरह से उसका पूरा बैलेंस शीट को मैनेज किया है और उनका डायरेक्टली इफेक्ट हमें दिखता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। बैंकिंग आउटलेट्स में देखो, ब्रांचेस में 2018 में जो 10,000 ब्रांचेस थी वो 22,000 हो गई। यहाँ पर जो जंप हमें दिख रहा है वो जंप है बिकॉज ऑफ मर्जर की वजह से की। बाकी अलग अलग जो छोटी छोटी 6 बैंक्स थी उनको एसबीआई में मिलाया गया तो उनके ब्रांचेस भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। डिपॉजिट्स में 12% का ग्रोथ। डिपॉजिट्स तो लायबिलिटी है, डिपॉजिट्स आई तो उनको बैंक पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ से इनकम जनरेट होने वाली नहीं है। तो डिपॉजिट के साथ जो ग्रो होना चाहिए वो एडवांसेस, लोन अकाउंट्स, बिजनेस बढ़ना चाहिए, वो भी 12% से बढ़ रहा है। मतलब यहाँ से बैंक को इनकम है, तो जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है, डिपॉजिट्स वगैरह सब बढ़ा है, इसी तरह से हम देखते हैं कि बैंक का रिजर्व भी बढ़ रहा है, वो भी 13% के साथ, मतलब हेल्थी ग्रोथ है। सेगमेंट रेवेन्यू के हिसाब से देखो तो रिटेल से 33% का सेल्स ग्रोथ आ रहा है, कॉर्पोरेट से 19% है, ट्रेजरी बिजनेस का 26% है, और ये इंश्योरेंस बिजनेस वो भी 16% कंट्रीब्यूट करता है, राइट। बाकी अदर्स 4% और अनअलोकेटेड 1%। शेयर होल्डिंग में देखो तो 2011 में 16% का प्रोमोटर का होल्डिंग था जो 50 अभी 58% है। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया 4% से 30% किया है। एफआई ने 13%, 11% और बैंक भी 13 और 11%, ऑलमोस्ट 1-2% का वहां पर डी ग्रोथ में दिखा है। रिटेलर 6% के साथ सेम है। पास्ट बिहेवियर में देखें तो जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ साल एक इंडस्ट्री के लिए क्रूशियल रहे, तो इसी वजह से देखो तो प्री कोविड का अगर पहले का 5 साल देखो तो जहां पर प्रॉफिट में हम सेल्स देखते 7% ही था, लेकिन पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखो तो 11% का एवरेज है, और पूरा 20 साल का अगर रिकॉर्ड देखो तो 14% का। मतलब ग्रोथ एक अच्छा था, एक बीच में एक प्रॉब्लम आया है, इसी वजह से देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में ग्रोथ इतना नहीं। सेम थिंग प्रॉफिटेबिलिटी में 5 साल में 3% था, वो 10 साल में 5% हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो तो 14% का। इससे तो मार्जिन पर भी इफेक्ट है, 3% का मार्जिन था जो पहले 6 था। लॉन्ग टर्म में देखो तो एवरेज 8% का मार्जिन बैंक ने मेंटेन किया है। पोस्ट कोविड जब जहां पर हम देखते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सबको, स्पेशली फाइनेंसिंग रिलेटेड, बैंकिंग नॉन बैंकिंग सबको यहाँ पर इस कोरोना की वजह से मार पड़ी है, तो यहाँ पर सेल्स तो हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सेल्स 5% से आया है, प्रॉफिट 15% से, क्योंकि मार्जिन 3 से 6% इंप्रूव हुआ है। करंट सेल के हिसाब से देखो तो सेल्स हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 to 6% दिखेगा 9 मंथ, एनुअल, Q1, H1 सब में। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी में देखो तो 9 मंथ में जो प्रॉफिट 25% से बढ़े थे, एनुअल में 13%। Q1 में यहाँ पर हमें ज्यादा दिखता है क्योंकि ये पहले लो बेस था, हाईली कोरोना इफेक्टेड था Q1 अगले साल का, तो इस साल Q1 में थोड़ा सा भी बिजनेस आया तो यहाँ पर हमें जंप दिखेगा। और H1 आते आते प्रॉफिट 57% से बढ़े, मार्जिन 6% था एनुअल, और 9 मंथ में वो Q1 में 30%, लो बेस की वजह से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन H1 आते आते भी वो 9%, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन वाइज भी यहाँ पर बढ़ती दिख रही है। सेल्स म्यूटेड होने के बावजूद भी हमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती दिख रही है। तो इसी हिसाब से अगर एस्टिमेट करें तो इस साल लो क्रेडिट ग्रोथ रहेगा तो सेल्स 5% के आसपास आएगा, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन में हम इंप्रूवमेंट देखते हैं कि जो 7% के आसपास रहेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी में हम 30% का पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ देखेंगे। लॉन्ग टर्म में कंजर्वेटिव हिसाब से देखें तो 12% के आसपास सेल्स ग्रोथ और 12% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा। मार्जिन अब हम उम्मीद करेंगे कि 7% के आसपास रहेगा। हालांकि थोड़ा ये पूरा जर्नी देख के लगता है कि यहाँ ज्यादा भी हो सकता है। आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, आप अपने एक्सपीरियंस या तो अपने नॉलेज के हिसाब से इस एस्टिमेट को चेंज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर कंजर्वेटिव रहेंगे, 12% और 7% के साथ चलेंगे। H1 का अगर कंपैरिजन करो तो H1 में सेल्स 5% के आसपास बढ़ा है, एनपीए 5.3 था वो 4.9 कम हुआ है, एनपीए कम हुआ है तो प्रोविजनिंग भी कम हुआ है, प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट हाफ हो गया, तो इनका डायरेक्टली इफेक्ट हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखता है, जो 10 का 16 करोड़ 57% का ग्रोथ है। और इस जैसे सेल्स म्यूटेड होने के बावजूद भी जैसे एनपीए और प्रोविजनिंग में कमी आई, तो मार्जिन हम देखते हैं कि 5.8 का 8.6% हो गया, राइट। और ईपीएस भी 11 रुपीज का था वो 18 रुपीज हो गया है। इस हिसाब से प्रेडिक्शन करें तो क्या होगा, तो इस साल 2022 में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कंपनी 4 लाख करोड़ का बिजनेस करेगी।
और इसी एस्टिमेट के हिसाब से हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि 2023 या तो 23 या तो 24 एनुअल ईयर में इंडिया का पहला बैंक होगा कि जो 5 लाख करोड़ का बिजनेस करेगा। 2030 आते आते 10 लाख करोड़ और 2035 आते आते 18 लाख करोड़ का बिजनेस कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंजर्वेटिव हिसाब से देखे तो इस साल 29, फिर भी अगेन लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आएगा। 2030 में 72,000 करोड़ और 2035 आते आते 1,27,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर सकती है। इसी साल ईपीएस 33 रहेगा, 2030 में 81 हो सकता है और 35 में 142 हो सकता है। फेयर वैल्यू अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो इस साल का फेयर वैल्यू 381 के आसपास, 2013 में 900 के आसपास, 1900 के आसपास होगा और 2035 में 1600-1700 के आसपास रहेगा। टेक्निकली देखो तो लंबे समय से एक रेंज बाउंड मोड में चलता था। कई सालों से अगर हम देखें तो एक चैनल था, एक लोअर चैनल 150-200 के आसपास था और ऊपर से 350 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आता था। इस साल कोरोना की वजह से एक डीप आया, लेकिन जैसे रिकवर हुआ तो इस साल ब्रेकआउट आया है तो 380 के आसपास और वहां से बैंक ने चलना शुरू किया है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि एक एनपीए की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में जो मार आया था, जैसे वहां से रिकवर हुआ तो कैसे रिकवर हुआ, पूरा प्रॉफिटेबिलिटी में जैसे ब्रेकआउट आया है तो प्राइस में भी ब्रेकआउट आएगा ही। और वो यहाँ देखते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों यहाँ पर हमें दिखते हैं कि वो पैरेलल चलते हैं, राइट। तो अभी ये टारगेट की ओर जा रहा है। नियर टर्म का टारगेट ये ब्रेकआउट के हिसाब से 600 रुपीज का है, लेकिन अगर यहाँ 450 के आसपास किसी भी डीप में अगर मिलता है 450 या तो उनसे ज्यादा जितना नीचे मिलेगा उतना हमारा यील्ड अच्छा रहेगा। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि ये कोई टिप्स नहीं है और कोई रिकमेंडेशन नहीं, इट इज ओनली मेड फॉर स्किल एंड एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस से है। आप अगर इसमें पोजीशन बनाए या कुछ भी अगर आपको लगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से लगा सकते हो। और अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट्स लगता है या कोई एरर्स आपको दिखती है, आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप उनको कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू, लेट्स लर्न विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट।